गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मित्रों। जैसा कि आपको विदित है कि आज हम लोग फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम मधुमेह ग्रुप का, मधुमेह फाउंडेशन का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे श्रोताओं तक जुड़ने का मौका दिया। मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है और जिससे आप परिचित हैं वो है कक्षा शिक्षण में अध्यापक निर्मित परीक्षण की उपादेयता। इस बिंदु पर हम अगले 40 से 50 मिनट तक बात करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल बातें पर विचार करने का प्रयास करेंगे कि एक शिक्षक को क्लासरूम में टीचिंग के साथ साथ छात्रों के असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन को करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम अपनी बात को टॉपिक पर आते हुए प्रारंभ करते हैं। कोठारी कमीशन का नाम हम सबने सुना होगा। उसके साथ साथ कोठारी कमीशन के साथ साथ एक कमीशन और आया है जो वर्तमान में अभी सरकार ने, जिसका प्रारूप जो कि 2016 में डाला था और बाद में सरकार ने पूरे डॉक्यूमेंट को बनाकर हम सबके सामने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से लागू करने का प्रयास किया है। एनसीएफ 2005 हो या आरटीई 2009 हो, इन सभी में छात्रों के मूल्यांकन को लेकर बहुत चिंता व्यक्त की गई है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में इस बात को बहुत ही बारीकी से उकेरने का प्रयास किया गया है कि मूल्यांकन का मतलब ये नहीं है कि छात्र की सफलता या असफलता का प्रमाण पत्र दिया जाए, बल्कि छात्र की योग्यता को कैसे बढ़ाया जाए, उसे सही दिशा कैसे प्रदान की जाए, इसकी ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मित्रों, जैसा कि मैं कहता हूं अक्सर कि मूल्यांकन छात्रों का नहीं होता। मूल्यांकन अध्यापक की उन गतिविधियों का होता है, उन एक्टिविटी का होता है जो अध्यापक छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। अगर अध्यापक के द्वारा पढ़ाई जाने वाली कोई भी विषय वस्तु छात्र की समझ में नहीं आती है या छात्र समझने में असमर्थ है, तो इस बात का जितना जल्दी पता लग सके, जितना जल्दी से पता लगाया जा सके, उतना ही बेहतर है कि हम उसके उपचारात्मक शिक्षण पर जोर दे सकते हैं। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि प्रतिदिन के शिक्षण के दौरान छात्रों का समय समय पर मूल्यांकन या आकलन करता रहे। आकलन और मूल्यांकन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं, मगर इन दोनों में जो बेसिक अंतर है उसको हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मूल्यांकन कक्षा एवं विद्यार्थी आधारित होता है, यह हम सब लोग इस बात से परिचित हैं। प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति, उसकी रुचि, उसकी क्षमता अलग अलग होती है। ये कहा जाता है कि प्रत्येक जो ह्यूमन बीइंग है उसमें वो दूसरे से किसी ना किसी बात से अलग है, किंतु हर बच्चे में कोई ना कोई कार्य बेहतर ढंग से करने की क्षमता अवश्य होती है। जो भी इतने ह्यूमन बीइंग है वो सब एक दूसरे से अलग तो है,
मगर ऐसा नहीं है कि वो कोई भी कार्य उन्हें दिया जाए वो नहीं कर सकते। वो कोई ना कोई भी कार्य जो उन्हें दिया जाता है वो किसी ना किसी तरीके से उसको करने के तरीके अलग अलग हैं। इसकी क्षमता कुदरत ने और भगवान ने उन्हें जरूर प्रदान की है। शिक्षक का दायित्व है कि वह बच्चों को सीखने के पर्याप्त अवसर दे जिससे बच्चे में छिपी प्रतिभा बाहर आ सके और बच्चों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। मूल्यांकन निरंतर एवं नियमित चलने वाली प्रक्रिया है जो कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलती है। यानी जिस जब हम स्टूडेंट को क्लासरूम में पढ़ाते हैं उसके साथ साथ ही मूल्यांकन या असेसमेंट की प्रोसेस साथ साथ चलती है। शिक्षक अनेक गतिविधियों और उपकरणों के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास करता है कि उसके द्वारा पढ़ाए जाने के उपरांत विद्यार्थी ने कितना सीखा और अगर नहीं सीखा तो उसे उसकी कहां मदद करनी है, यानी कहां कहां मदद की आवश्यकता है। अगर मदद की आवश्यकता है तो शिक्षक आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग करता है। यह काम जो होता है मूल्यांकन का काम, जैसे कि आपको नई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है, वो केवल टीचर का काम नहीं है। इसको 3 डायमेंशन में देखने का प्रयास किया जाता है। एक तो जो स्टूडेंट होता है उसका मूल्यांकन, जो क्लास टीचर है, जो कक्षा अध्यापक है, जो ट्यूटर है, वो उसका मूल्यांकन करता है। दूसरा एक होता है सेल्फ असेसमेंट, विद्यार्थी अपना मूल्यांकन स्वयं करता है। और तीसरा जो असेसमेंट है वो है उसका पीयर ग्रुप असेसमेंट, यानी उसके जो साथी हैं, उसके जो साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो भी उसका मूल्यांकन करते हैं। तो 3 पर्सपेक्टिव में इस मूल्यांकन को देखने का प्रयास किया जाता है हमेशा। इसलिए सहपाठी जो मूल्यांकन करते हैं उन पर भी हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया या मूल्यांकन की प्रक्रिया में एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि कभी भी मूल्यांकन भय आधारित नहीं होना चाहिए, यानी डर का कोई भी प्रावधान मूल्यांकन में नहीं होना चाहिए। जैसा कि 2009 आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में कहा गया था कि परीक्षा में भय व मानसिक तनाव को खत्म करना अध्यापक की या शिक्षा कम्युनिटी की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी जब भी स्टूडेंट एग्जाम दे तो उसे भय ना हो, उसे डर ना हो, और डर हमेशा उसे बना रहता है। अगर डर होगा तो बच्चा अपना 100% या कोई भी अपना 100% कभी नहीं दे सकता। दूसरा, रटने और रटाने के स्थान पर सृजन एंड क्रिएटिव चिंतन, निर्णय, तर्क, विश्लेषण की क्षमता का विकास बच्चों में किया जा सके। यानी रटने रटन, कहावत है कि रटंत विद्या आवंत नहीं, और आवंत है तो फलंत नहीं। रटने से कभी भी ज्ञान स्थायी रूप से नहीं आ सकता। इसलिए हमें चाहिए एज अध्यापक कि बच्चे ज्ञान का सृजन कर सकें, ज्ञान का चिंतन कर सकें, उनमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो, तर्क करने की शक्ति विकसित हो, एनालाइज करने की क्षमता विकसित हो। इस तरह की गतिविधि अगर हम क्लासरूम में कराएंगे तो इवेल्युएशन या असेसमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा था आरटी ने, प्रमाण पत्र में केवल सफल होने के स्थान पर कक्षाओं हेतु निर्धारित दक्षताओं को पूरा करने संबंधी बातों का उल्लेख किया जाए। ये नहीं कि केवल जो आपका जो कार्ड है, जो बोलते हैं क्या बोलते मार्कशीट, उसमें केवल हम लोग लिखें बच्चा पास या फेल है, नहीं, उसकी स्किल्स कौन कौन सी उसके अंदर डेवलप हुई, तो स्किल की बहुत तरफ उन्हें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये बातें क्या है, सीसीईबी की हम जब बात करते हैं कंटिन्यूअस कंपेरेटिव इवैल्यूएशन, तो वो भी इसी तरफ इशारा करता है, और वो कहता है कि बच्चे के संपूर्ण सर्वांगीण विकास की बात जो गांधी जी करते थे, उसी तरह से सर्वांगीण रूप से कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन बच्चे का करना चाहिए। साल में 1 बार या 2 बार इवैल्यूएशन से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। जो बात हम पहले कर रहे थे कि 2 वर्ड होते हैं, एक होता है आकलन और एक होता है मूल्यांकन। आकलन और मूल्यांकन में बेसिक डिफरेंस जो हम सबको जानना चाहिए, पहला है आकलन, असेसमेंट। आकलन मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है। इसे छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आकलन से निरंतर सुधार
किया जा सकता है। यानी कि पहली बात तो यह है कि आकलन जो है वो मूल्यांकन का पार्ट है। आकलन कंटिन्यूअस फॉर्म में यानी लगातार छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में इस्तेमाल किया जाता है। यानी जैसे ही टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो जैसे ही एक पॉइंट को वो खत्म करता है, एक पॉइंट उसका पूरा होता है, तो उसका असेसमेंट वो उसी समय कर लेता है। इसका जो मेन मोटिव है वो है क्या? उपचारात्मक, रेमेडियल। दूसरा पॉइंट है मूल्यांकन। मूल्यांकन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए क्या जाता है? इसमें आकलन के आधार पर प्राप्त आंकड़ों को आधार बनाते हुए निर्णय लिया जाता है। अर्थात मूल्यांकन जो है वो क्या है? जजमेंटल है, जजमेंट दिया जाता है। इसके आधार पर हम जजमेंट करते हैं कि बच्चे को क्लास में प्रोन्नत किया जाए या नहीं किया जाए। यानी बच्चे को पास और फेल की जो नीति अपनाते हैं वो क्या होता है? मूल्यांकन। और मूल्यांकन में साल भर जो असेसमेंट बच्चे का हुआ है उसको संपूर्ण टोटल होने के बाद उसको बेस बनाकर कि उसने कितना सीखा, क्या क्या सीखा, इसके बेस पर हम जजमेंट देने का प्रयास करते हैं। तो ये बेसिक अंतर है कि आकलन जो है वो उपचारात्मक होता है और मूल्यांकन जो होता है वो जजमेंटल होता है, जजमेंट दिया जाता है उसमें। अब आगे आते हैं, कुछ बातों पर और ध्यान देते हैं हम लोग थोड़ा सा। आकलन एवं कक्षा आगम की प्रक्रिया साथ साथ चलती है, ये हम बात पहले कर चुके हैं। इनमें हम अंतर कर पाए तो ये अंतर बहुत ही नगण्य रूप से पाया जाता है कि टीचर कब बच्चे को असिस्ट कर रहा है, कब उसे टीच कर रहा है। एक शिक्षक पढ़ाने से पूर्व अपने बच्चों के पूर्व ज्ञान, आप लोगों टीचिंग लेसन प्लान जब बनाए होंगे, जब टीचिंग करते हैं आप लोग तो देखा होगा कि हम जब भी कोई नए टॉपिक को बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं तो उसकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं कि उस प्लान को पढ़ाने के लिए उसके पास वो रिक्वायर्ड दक्षताएं हैं या नहीं है। तो प्रीवियस नॉलेज जानने की प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं? आकलन। पढ़ाते समय और पढ़ाने के बाद भी आकलन कर ये जानने का प्रयास अध्यापक करता है कि उसके बच्चे को क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। यदि नहीं आता है तो उसके क्या कारण है। इन कारणों का पता लगाकर बच्चों को उनकी क्षमता अनुसार पुनः सीखने का अवसर प्रदान करना। तो ये सब बातें कि बच्चा कितना जानता है, कितना नहीं जानता है, नहीं जानता है तो उसके लिए टीचर को क्या करना होगा, कितना करना होगा। तो ये सब बात अगर नहीं बच्चे जानते हैं तो उसके लिए वो रेमेडियल क्लासेस की व्यवस्था करेगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से पता लगाएगा कितना जानता है बच्चा, कितना नहीं जानता है। तो ये सब चीजें इसी का ही पार्ट है। क्लासरूम में ये साथ साथ चलने वाली प्रोसेस है। आकलन की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक बच्चों के नहीं सीख पाने के कारण ढूंढता है, उन पर नोट तैयार करता है जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान या पिछली कक्षाओं के दौरान छात्रों ने किया और कितना सीखा। आकलन की प्रक्रिया की एक विशेषता यह भी है कि हम प्रत्येक बच्चे की प्रगति की तुलना उसकी पिछली स्थिति से करें, ना कि दूसरे बच्चों की प्रगति से। यह बहुत जरूरी है। इवैल्यूएशन हो या असेसमेंट हो, असेसमेंट में ये बहुत जरूरी बात है कि हम जब किसी बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं तो हम उसकी तुलना उसकी पिछली स्थिति से, यानी कल वो कितना जानता था या पिछली क्लास में कितना जानता था, इससे हम ये पता लगाएं। ना कि ये बच्चा इतना जानता है और बी की अपेक्षा आप बिल्कुल नहीं जानते। ये असेसमेंट नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि क्लास में जब बात होती है कि किसी बच्चे के 90% मार्क्स आना और किसी बच्चे के 70% मार्क्स आना, कभी कभी टीचर 90% मार्क्स जब किसी बच्चे के आता है तो टीचर कुछ नहीं कहता, कहता चल ठीक है मैथ करो। और किसी बच्चे के 60% मार्क्स आते हैं तो टीचर उसके लिए क्लैपिंग कराता है। तो 90% वाले को यह नहीं सोचना चाहिए 60 वाले को क्लैपिंग क्यों कराई जा रही है, क्योंकि शिक्षक बहुत बेहतर तरीके से जानता है कि जिस बच्चे के 60% मार्क्स आ रहे हैं उसके पीछे हो सकता था कि वो शायद फेल स्टूडेंट हो, या उसके मार्क्स पास होने लायक भी नहीं आते हों, या पासिंग मार्क्स ही केवल आते हों, या वो 40% आते हों और 40% से वो 60% लेके आ रहा है। और दूसरा बच्चा जिसके यार 90% मार्क्स हैं वो 92, 93 या 85 हमेशा लेके आता है। तो ये देखा जाए कि इसका जो ग्रोथ है दूसरे बच्चे का, ये 50 से 60 लेके आया है और वो 88 से 90 लेके आया है। तो इसका जो असेसमेंट जो हुआ है या इसकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा है 90% वाले से। तो शिक्षक को हमेशा
उस स्टूडेंट का, उस इंडिविजुअल का जो उसकी पिछली कंडीशन है, पिछली स्थिति है, उसके आधार पर ही उसका आकलन करना चाहिए, किसी दूसरे बच्चे की प्रगति से नहीं। अगर ऐसा हम करते हैं तो बच्चों में क्लास से दूर होने की जो गति है वो धीमे धीमे बढ़ती चली जाती है। इसके पीछे कारण यह है कि सभी बच्चों द्वारा आकलन की प्रक्रिया की एक और विशेषता यह है कि हम प्रत्येक बच्चे की प्रगति की तुलना उसकी अपनी पिछली स्थिति से करें, दूसरे बच्चों की प्रगति से नहीं। इसके पीछे कारण यह है कि सभी बच्चों के सीखने की गति व समझ विकसित करने का एक सा उपक्रम नहीं होता। यानी हर बच्चा एक ही गति से सीखेगा, एक ही मेथड से सीखेगा, एक ही तरीके से सीखेगा, ऐसा जरूरी सभी बच्चे उसी तरीके से सीखेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ बच्चे पढ़ने, लिखने, समझने, बोलने लगते हैं पर कठिन अवधारणा समझने में नहीं समझते। कुछ बच्चे बोलना बहुत जानते हैं, कुछ का जो स्पीकिंग जो स्किल है वो बहुत जबरदस्त होता है, मगर मैथमेटिकल स्किल उनका कमजोर होता है। कुछ बच्चों का मैथमेटिक्स स्किल बहुत अच्छा होता है, वो भाषण देने में थोड़ा कतराते हैं। कुछ बच्चे बहुत जल्दी चीजों को सीख लेते हैं, कुछ देरी से सीखते हैं। कुछ बच्चों को हम बार बार रिपीटेशन करना पड़ता है चीजों को, तब वो सीख पाते हैं, कुछ एक ही बार बताने के बाद सीख पाते हैं। इसलिए जो टीचर है उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनका ध्यान रखना चाहिए और उसी के बेस पर छात्रों को सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। मूल्यांकन करते समय प्रत्येक शिक्षक को यह पता होना बहुत जरूरी है कि बच्चे सीखते कैसे हैं, जो उसकी क्लास का जो इंडिविजुअल बच्चा है या जो बच्चे हैं वो किस तरीके से सीखते हैं। क्योंकि अगर वो ये पता पड़ जाए कि बच्चे ऐसे सीखते हैं, यानी ये बच्चा जो है मुझे 4-5 बार से पढ़ाना पड़ेगा तब सीखेगा, इसको प्रैक्टिकल रूप में दिखाऊंगा तब ये सीखेगा, ये जो बच्चा है वो जब रिप्लाई करता है, जब सीखता है, जब इसको मैं एक ही बार बता देता हूं कोई बात ही नहीं है, एक ही बार में सीख जाता है। तो मतलब बच्चे सीखते कैसे हैं, इंडिविजुअल बच्चे की लर्निंग स्टाइल क्या है, उसको ही बेस बनाकर हम बच्चे को कुछ नया ज्ञान दे सकते हैं और उनके बच्चों के आकलन की प्रक्रिया को सुनिश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट, सभी बच्चे सीख सकते हैं यदि उनकी गति से सीखने दिया जाए और सीखने के अपने तरीकों का अनुसरण करने दिया जाए। मतलब देखिए क्लियर कहते हैं कि कोई भी बच्चा, कोई भी इंडिविजुअल सीख सकता है, मगर सीखने के तरीके अलग हैं कि उनकी गति से सीखने, जो जिस गति से सीखता है उस गति से सीखने का मौका उसे दिया जाए, या जिस तरीके को वो अपनाना चाहता है, जिस तरीके से वो सीखना चाहता है उसे सीखने दिया जाए। मतलब कि उसे एक ओपन एनवायरनमेंट देने की बात हमेशा की जाती है और टीचर को पता होना चाहिए कि उसे कितना ओपन एनवायरनमेंट बच्चे को देना है। सीखना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हम जानते हैं। लर्निंग कभी भी ना रुकने वाली प्रोसेस है। जब सिर्फ विद्यालय ही नहीं होता, जो सिर्फ विद्यालय में नहीं होता, सीखना केवल विद्यालय में नहीं होता कि केवल विद्यालय होगा तो भी सीखेंगे, नहीं, विद्यालय से ज्यादा बच्चा घर पर रहता है। इसलिए जब भी टीचर पढ़ाए तो इस बात का ध्यान रखे कि उस तरह से कंसेप्ट को क्लियर कराने की कोशिश करे कि जब बच्चा प्रैक्टिस करने का प्रयास करे तो घर पर रहकर भी या अपने आसपास के वातावरण से सीखे हुए ज्ञान का समावेश या समायोजन कर सके। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो बच्चा क्लासरूम में जो सीखा है वो वही देखेगा और जब घर जाकर उसको अपनी डेली लाइफ से उसे नहीं कोरिलेट कर पाता है तो सीखने में उसे दिक्कत होगी। तो ये पता होना चाहिए कि टीचर जब भी बच्चे को कुछ सिखाने का प्रयास कर रहा है तो ऐसे मेथड का, ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करे, ऐसे एग्जाम्पल का इस्तेमाल करे, यानी ऐसा वोकैबुलरी का इस्तेमाल करे जिसका इस्तेमाल वो क्लासरूम से बाहर भी कर सके। बच्चे ठोस अनुभवों, खेल, खोजबीन, बहुत सी चीजों के साथ परीक्षण और बहुत सी गतिविधियों को वास्तविक रूप में करते हुए बेहतर और आसानी से सीखने का प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल कहा गया है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो ज्यादा स्थायी होती है हमेशा। दूसरा होता है लर्निंग एनवायरनमेंट। अगर लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत हेल्दी होगा, कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा तो बच्चे जल्दी सीखेंगे, ये टीचर को पता होना चाहिए। और दूसरा एक और मेथड है, बात करते हैं ये कि बच्चे गलती करके सीखते हैं। यानी गलती करना कोई भी गुनाह नहीं है। अध्यापक को भी ये बात अच्छे से जानता है, उसे जाननी चाहिए कि बच्चा गलती करता है, पहली गलती करने पर उसे पनिशमेंट ना दिया जाए। गलती सीखने का पहला स्टेप है। अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे, गलती करता है तब उसे जरूर उसे डांटे नहीं, उसे दोबारा से सिखाने का प्रयास करें, दोबारा उसे बताएं। देखिए गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है, गलती आप करेंगे। गलती सीखना का एक पहला स्टेप है। अगर कोई ये कहता है
कि मैंने कभी लाइफ में गलती नहीं की, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसने कुछ नया करने का प्रयास नहीं किया। अगर गलती करेंगे तभी कुछ नया कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है कि बच्चे को छोटी छोटी गलतियों पर डांटने का प्रयास ना करें। अगर गलतियों का रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक, ये गलत प्रोसेस है कि आपने एक बार बताया, बच्चे ने गलती कर दी, दोबारा फिर आपने बताया, फिर गलती करता है, तीसरा बताया, फिर वो सुधार हो जाता है उसमें। तो सुधार कराना हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ये नहीं है कि गलती कर रहा है बच्चे को, उसे एक बार बताया आपने, गलती कर दी, उसे बाहर निकाल दिया या उसको ऐसा प्लेसमेंट दे दिया कि दोबारा उसकी तरफ वो दिखता ही नहीं है। तो इसका हमें ज्यादा ध्यान रखें। असेसमेंट की कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है जो टीचर अपना सकता है? एक तो एक सिस्टमेटिक रूप से, प्लान रूप में शिक्षक को ये अपनी असेसमेंट की प्रोसेस को लागू करना चाहिए। शिक्षक वर्ष भर कक्षा के सभी बच्चों का सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर रूप से अवलोकन करे, यानी ऑब्जर्वेशन करे, आवश्यकता हो तो उसमें सुधार करने का प्रयास करे। यानी अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं पूरे क्लास के दौरान, और ऑब्जर्वेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो अवलोकन एक बहुत अच्छा टेक्निक है असेसमेंट का। इसलिए कहा जाता है हमेशा कि फेस टू फेस लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव होती है बशर्ते कि डिस्टेंस के। तो फेस टू फेस में हम बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। दूसरा, औपचारिक रूप से आकलन एवं दस्तावेजीकरण वर्ष के निर्धारित समय रूप करे कि जो भी आपने बच्चे को ऑब्जर्व किया है, जो भी बच्चे को असिस्ट किया है, जो भी बच्चे का आकलन किया है, उसका दस्तावेज, उसको रिपोर्ट राइटिंग यानी लिखें अवश्य। क्योंकि आपके पास इतने बच्चे होंगे कि एक क्लास में अगर 30 बच्चे भी हैं, 30 से ज्यादा ही होते हैं हमेशा, तो आप पूरे दिन में अगर 8 क्लास लेते हैं तो टोटल मिला के 8 या 24, 200-250 बच्चों को आप पूरे साल में कम से कम पढ़ाते हैं। इन बच्चों के जब भी असेसमेंट की कोई भी चीज आपको पता पड़ती है तो आप उसको नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है, आकलन जो है आपका वो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए हमेशा, कि कोई भी कंसेप्ट आपने पढ़ाया है उसको बच्चा रियल लाइफ से कैसे जोड़ रहा है, उससे प्रैक्टिकल फॉर्म में कैसे कर रहा है। क्योंकि जो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, जो भी प्रोसेस आपने पढ़ी है सब कुछ, या एनसीईआरटी के मॉडल की तरफ आप ब्लूम टैक्सोनॉमी को आप देखते हैं, तो सबसे जो पहला है वो आपका नॉलेज है, फिर वो अंडरस्टैंडिंग है, फिर वो एप्लीकेशन है, वो आपका, उसके बाद आपका क्रिएटिविटी है। तो मतलब कि कितना अच्छे तरीके से बच्चा उसे क्रिएटिव रूप से उसे कर पाया, अपनी भाषा में उसे किस तरह से ढाल पाया, उसे जो भी आपने जो लेवल है वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल से आगे जाके उसे एप्लीकेशन लेवल पर जाके बच्चे को देखना चाहिए आपको। तो ये जरूरी है कि गतिविधि आधारित असेसमेंट पर आप ज्यादा फोकस करें, उसके सेक्शन स्तर की जानकारी प्राप्त करें कि वो किस लेवल तक सीखा है। आकलन के दौरान विद्यालय या कक्षा के माहौल अन्य दिनों की तरह बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। जब भी बच्चे को आप कहें कि हम कल आपका इंटरव्यू आपका वाइवा लेने वाले हैं, या आपको कल ऑब्जर्व करने वाले हैं, कल आपका असेसमेंट होने वाला है, तो माहौल क्लास का बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। यानी टीचर एकदम फाइल लेके आता है और आके टेबल पर रखता है और बच्चों को लाइन में खड़े हो जाओ, अल्फाबेटिकल खड़े हो जाओ लाइन में, चलिए फिर ये आइए फाइल दिखाइए, बेचारा बच्चा 10 मिनट खड़ा हुआ है और आप उसकी फाइल को चेक कर रहे हैं, तो वैसे उसे पसीना आ रहा है। तो माहौल ना बदले, ठीक है। तो अलग तरह से, नई तरह से नहीं चाहिए कि भाई नहीं, कि आज कुछ अलग हो रहा है, कि आज हमारा एग्जाम हो रहा है। एग्जाम के नाम से फोबिया से थोड़ा बच्चों को दूर करने का प्रयास कीजिए। एक दिन में कम से कम 4 से 5 ही बच्चों का इवैल्यूएशन करना चाहिए। अगर आप पूरी टोली का एक साथ, पूरी क्लास का एक साथ ही असेसमेंट कर लेंगे तो आप बारीकी के साथ उनका असेसमेंट नहीं कर सकते। ये बहुत जरूरी है। तो असेसमेंट करते समय ध्यान रखें कि कम से कम बच्चों का असेसमेंट एक बार में करें। अगर कम बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बच्चे हैं तो आप ग्रुप में करने का प्रयास करें, कि ग्रुप जो 4-5 ग्रुप उनके बना दें, तो ग्रुप का असेसमेंट ज्यादा सही होता है। इसमें टीचर को भी करने में आसानी रहती है और बच्चों को भी थोड़ी सी आसानी होती है। सीखने का, मैंने पहले कहा था कि असेसमेंट का मतलब कभी भी ये बच्चे को पास और फेल करना नहीं है, बस पता लगाना है कि कौन कितना सीखा। अब कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ तरीके हैं कि अध्यापक जो है वो, देखिए असेसमेंट जो है वो सीखने का क्या है, एक उपकरण है, टूल है, लर्निंग टूल है, ना कि टेस्टिंग टूल। ये और एक मोटी बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। असेसमेंट जो है वो लर्निंग टूल है, ना कि टेस्टिंग टूल। यानी सीखने के लेवल को मापने के लिए, कितना सीखा ये पता लगाने के लिए असेसमेंट किया जाता है, ना कि
टेस्ट किया जाता है कि आप इतना क्यों जानते हो। तो केवल क्या है, लर्निंग प्रोसेस को चेक करने के लिए वो सीख रहा है, लगातार उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है, बस ये पता लगाना होता है। ठीक है, आंकलन के दौरान बच्चे ने कितना सीखा है, ये जानने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इनकी सहायता से पता चलता है कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। सीख रहा है तो किस गति से सीख रहा है, गति उसकी कहीं फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही है, कम और ज्यादा तो नहीं हो रही है। यदि नहीं सीख रहा है तो उसके क्या क्या फैक्टर हैं, इनको पता लगाना। बच्चे की पसंद नापसंद, रुचियों, कौशल, व्यवहार के तरीकों, सीखने की गति और क्षमता अलग अलग होती है। कोई बच्चा अच्छे से बोल सकता है, लिख सकता है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो इसलिए ये सब बात टीचर को पता होना चाहिए। अब जो मेन जो हमारा फोकस है वो है स्किल आधारित टीचिंग पर हम बहुत ध्यान दें। स्किल जो है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम सिखा रहे हैं, वो बच्चे के व्यवहार में परिलक्षित होनी चाहिए। स्किल लेवल तक हम बच्चे को पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसा माना जाता है और कहा जाता है किताबें जो हैं केवल अवधारणाओं को समझने का माध्यम होती हैं। एंड कंसेप्ट अगर क्लियर करने हैं आपको तो किताबों का सहारा आप लेंगे, और अगर उसे प्रैक्टिकल रूप में उसे परिलक्षित करना है या उसे स्किल लेवल तक ले आना है तो उसके लिए सोसाइटी है, उसका लर्निंग एनवायरनमेंट है। तो किताबें केवल अवधारणाओं को समझने का माध्यम होती हैं। उनकी सहायता से बच्चों में कौशल का विकास किया जाता है। किसी कार्य को सीखकर बच्चा जो योग्यता प्राप्त करता है उसे कौशल करते हैं। यानी किसी कार्य को सीखकर जो तालिब है, जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, जो योग्यता प्राप्त करता है उसे स्किल कहते हैं। स्किल पर पकड़ बनाने के लिए बच्चे को सीखना और उसका क्रमबद्ध रूप से अभ्यास करना अनिवार्य है। यानी स्किल पर कैसे पकड़ बनाएंगे हम, कि स्किल हमने बच्चे को एक बार सिखा तो दिया, क्लासरूम में हमने कोई कंसेप्ट दिया, बच्चे ने करके देख लिया एक बार, उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो गया, मगर स्किल को स्थायी करने के लिए उसे बार बार ड्रिल की या कहते हैं कि अभ्यास की आवश्यकता होगी। अतः कौशल में निपुणता हासिल करने के लिए बार बार अभ्यास करना आवश्यक है। तभी कहा था कि जैसा जब भी कंसेप्ट पढ़ाएं तब उसके रियल लाइफ से उसे जोड़ने का जरूर प्रयास करें। एग्जांपल ये देते हैं कि साइकिल चलाना हम एकाएक नहीं सीखते, इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस दौरान हम गलतियां करके भी सीखते हैं और उसमें सुधार लाते हैं। कुछ प्रयासों के बाद हम इतना पारंगत हो जाते हैं कि वह कार्य हमें बहुत सहज लगना शुरू हो जाता है। तो साइकिल चलाना क्या है, एक स्किल है। जैसे स्किल की परिभाषा को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं ये कि स्किल क्या है। स्किल वह है जिसको हासिल करने के लिए व्यक्ति कोई कार्य करते समय अपने दिमाग के साथ साथ अपनी इंद्रियों का भी इस्तेमाल करे। क्लियर? यानी कौशल वह है जिसको हासिल करने के लिए व्यक्ति कोई कार्य करते समय दिमाग के साथ साथ अपनी कोई या एक या अनेक इंद्रियों का भी इस्तेमाल करे। तो क्या ये स्किल है? जैसे मिट्टी का बर्तन बनाने का कौशल, मिट्टी के बर्तन बनाना जब हम सीख जाते हैं अपने आप में, जैसे देखा हुआ कुम्हार जो मिट्टी बर्तन बनाता है तो इसे क्या बोलते हैं, स्किल्ड बोलते हैं। बर्तन बनाने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले मिट्टी। मिट्टी तो, और मिट्टी के बारे में क्या है, कुम्हार को यह पता होता है कि अच्छी और उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। वो चिकनी होनी चाहिए, उसमें कोई कंक्रीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जब वो मिट्टी उसे मिल जाती है तो उसके बाद क्या करता है, उसके लिए वो उसमें राख वगैरह मिला के लचीला बना के उसे मिट्टी में पानी डाल के दिखाया कि ऐसा करने का प्रयास वो करता है, और एक मिट्टी का एक टोप बनाता है, उसको चाक पर रखता है, उसे डंडे से घुमाता है। मतलब ये प्रोसेस अपने आप में है। बर्तनों पर बर्तन जब एक बार थोड़े गीले होते हैं तो उन पर नक्काशी कर देता है, कुछ बना देता है वो उसके लिए। फिर जब वो सूख जाते हैं तो उसे फिर भट्टी में डाल के गर्म करता है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या है, अपने आप में क्या है, ये स्किल है। तो इसलिए जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जब भी बच्चे को सिखा रहे हैं, तो उसे स्किल लेवल तक ले जाने का प्रयास करें। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिक रूप से जो है कि टीचर कौन कौन से टूल का इस्तेमाल कर सकता है बच्चों के असेसमेंट को जांचने के लिए। तो सबसे जो आसान टूल जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो होता है मौखिक, ओरल। सबसे पहला टूल है, देखा होगा आप लोगों ने, कहा हम जब घरों में होते थे, छोटे छोटे होते हैं, या अब भी कोई हमारे घर में कोई मेहमान आता है और जब भी कोई छोटा बच्चा उसके पास पहुंच जाता है
तो जब बच्चे को बुलाता है अपने पास, सोफे पर बिठा के बिठाता है, और बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, अच्छा पहाड़े सुनाओ, पहाड़े आते हैं आप, टेबल 2 का पहाड़ा सुनाओ, अच्छा गिनती आती है आपको, कहाँ तक आती है, वो कहता है अंकल 100 तक आती है, अच्छा चलाओ 20 तक सुनाओ, तो ठीक है। फिर पूछता है कि भाई 75, 85, 95 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, या कोई एक कोई गीत सुनाओ, कोई दोहा सुनाओ, ठीक है, कोई मुहावरा सुनाओ। तो मतलब इस तरह से क्या, ओरल पूछ कर, ओरल रूप से जो है असेसमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। अधिकांश सभी लोग इसका उपयोग कर लेते हैं, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा मास्टरी की आवश्यकता नहीं होती है। मगर जब रिजल्ट देना हो इसका, तब इसके लिए कुछ इंडिकेटर हैं। जब आप मौखिक बच्चे का, मौखिक के लिए तो हम लोग जब एज ए टीचर जैसा तो हम वाइवा वॉसी बोलते हैं उसके लिए, ठीक है, वाइवा वॉसी करते हैं, तो उसके जब भी उसका असेसमेंट करें तो असेसमेंट के लिए कुछ पैरामीटर होते हैं, कुछ इंडिकेटर होते हैं, उनको हमें पता होना चाहिए कि जब भी बच्चे का आप मौखिक मूल्यांकन कर रहे हैं तो किन किन पैरामीटर के बेस पर, किन किन इंडिकेटर के बेस पर हम उसका मूल्यांकन करें। तो इसके बुनियादी रूप से 4 पैरामीटर हैं। पहला है विषय अनुरूप प्रस्तुति, जिस टॉपिक के बारे में आपसे पूछा गया था उसी के बारे में ही आपने बोला, जो टॉपिक था आपका, तो अगर है तो उसको कितने मार्क्स दे रहे हैं आप। दूसरा है सहभागिता, कॉपरेशन, कितना सहभागिता किया आपने, कितने कॉपरेट किया, ठीक है। तीसरा है मौलिकता, कितना मौलिक था आपका काम, जो विचार आपने दिए थे और दूसरे बच्चे ने उसी पॉइंट पर बोला था, उन दोनों में कितनी मौलिकता थी, कितना आपका अपना था, कितना दूसरे से भिन्न था, कितना एग्जैक्ट था। और चौथा पॉइंट है आपका इसमें आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, कि बोलते समय कहीं बच्चा कांप तो नहीं रहा था, कहीं इधर उधर तो आंखों आई कांटेक्ट तो उसका सही था, बॉडी का जो पोस्चर था वो किस तरह का था, तो ये आत्मविश्वास। तो ये 4 इंडिकेटर हैं। जब भी आप मौखिक किसी बच्चे का इवेल्युएशन या असेसमेंट कर रहे हैं तो 4 पॉइंटों को आप ध्यान रखें। एक है विषय अनुरूप प्रस्तुति, सहभागिता, मौलिकता, आत्मविश्वास। सेकंड जो टूल है वो है आपका ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है कि किसी को खुली आंखों से देखना, ठीक है, डायरेक्ट देखना। अवलोकन 2 तरह का होता है ऑब्जर्वेशन, एक तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, होता है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वर है वो उस ग्रुप का या उस समूह का डायरेक्ट पार्ट होता है, इनडायरेक्ट में वो उसका पार्ट नहीं होता, वो थोड़ा सा हट के काम करता है। इसकी मैं एग्जांपल बहुत आसानी से देता हूं कि आप कभी देखते होंगे कि पर्दे के पीछे कोई बैठा है और आपको असेस कर रहा है। जैसे आजकल देखें तो सीसीटीवी के द्वारा किया हुआ मूल्यांकन क्या होता है, इनडायरेक्ट असेसमेंट कहा जाता है, क्योंकि सीसीटीवी में वो जो ऑब्जर्वर है वो आपको दूर से दिखता है, बाद में दिखता है, ठीक है। और डायरेक्ट में, और दूसरा एग्जांपल इसका आप ये दे सकते हैं कि क्रिकेट के मैच में जब कोई मैच चल रहा होता है तो एम्पायर जो ग्राउंड पर होता है, जो फील्ड में एम्पायर होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जर्वर होता है, और जो थर्ड एम्पायर होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वर होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में यही अंतर है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, और शिक्षक इसे हमेशा प्रातः के दौरान इस्तेमाल करता है, अवलोकन करता। इसमें सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो मायने रखता है क्या, उसका एक्सपीरियंस, अनुभव। अनुभव ऑब्जर्वेशन स्किल को बहुत अच्छे से उकेरने का प्रयास करता है। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास होगा उतना बेहतर तरीके से आप किसी को के बारे में अपना एनालिसिस या उसकी रिपोर्ट, और जितना ज्यादा बार उसको अवलोकन करेंगे, जितना ज्यादा बार उसको आप देखेंगे, जितना ज्यादा बार उसको आप ऑब्जर्व करेंगे, तो उतना ज्यादा अच्छे से उसके बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं। तो तभी कहा जाता है कि क्लासरूम में क्लास टीचर के द्वारा दिया गया मूल्यांकन ज्यादा इफेक्टिव होता है बशर्ते कि प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल डेली बच्चों को ऑब्जर्व नहीं करता है, इंडिविजुअल बच्चे को केवल क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है, और वो उसके बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी राय दे सकता है। नेक्स्ट है इसमें पोर्टफोलियो। देखा होगा आप लोगों ने, पोर्टफोलियो एक नया कंसेप्ट है आजकल, और शायद हर बच्चे का पोर्टफोलियो बनाया जाता है। पोर्टफोलियो अधिकांशतः ये बच्चे के समग्र व्यक्तित्व का आकलन करता है, पूरी पर्सनैलिटी का अपने आप में। पोर्टफोलियो क्या होता है, एक फाइल होती है, और बच्चे के जितने भी अचीवमेंट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, अधिकांश आप पॉजिटिव रखने का प्रयास करते हैं, नेगेटिव को हम धीमे धीमे उन्हें रिमूव करते चलते हैं। नेगेटिव मतलब कि अगर बच्चे ने कोई काम आज गलत किया तो आज वो नेगेटिव है, और उसके बाद उसे 6 महीने 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद उसमें सुधार आ जाता है, तो हम नेगेटिव चीजों को निकाल देंगे, पॉजिटिव बातों को रख लेंगे। तो ये क्या होता है कि बच्चे क्या
सेल्फ असेसमेंट के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि बच्चा अपने अपने, जैसे आपने देखा होगा जब आप इंटरव्यू देने जाते होंगे, कभी जाएंगे तो अपनी फाइल को लेके जाते हैं, तो उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं, अपना पोर्टफोलियो दिखाइए। तो आपके जो भी अचीवमेंट है उन अचीवमेंट को हम उसमें समाहित करते हैं उस फाइल में। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है अपने आप में कि पोर्टफोलियो में, कि अगर हमने क्लास 6 में कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसका पोर्टफोलियो उसके पास है, टीचर के पास है, तो जैसे बच्चा क्लास 7 में जाएगा तो उस पोर्टफोलियो को नए क्लास टीचर को दे देगा और नए क्लास टीचर उस पोर्टफोलियो के बेस पर उस बच्चे का मूल्यांकन कर सकता है, और पोर्टफोलियो के बेस पर ही उसका मूल्यांकन बच्चा स्वयं अपना स्व मूल्यांकन भी कर सकता है। तो पोर्टफोलियो एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसके बारे में विस्तार से कभी बाद में मौका मिलेगा तो हम जरूर बात करेंगे इस पर। एक है आपका असाइनमेंट, परिचित होंगे आप लोग, असाइनमेंट खूब क्लासों में मिलते हैं। असाइनमेंट भी बच्चे को असेस करने का बहुत अच्छा माध्यम है। असाइनमेंट जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि पाठ्यक्रम में जो भी कंसेप्ट दे रखे हैं, जो भी अवधारणा दे रखी है, जो भी जानकारी दे रखी है, उस जानकारी को और बच्चा अदर सोर्स के माध्यम से कैसे एनरिच कर सकता है, उनको और अच्छे से कैसे जान सकता है। इसलिए असाइनमेंट बच्चों को घर के लिए दे दिया जाता है हमेशा, और बच्चे को कोई कंसेप्ट जो आपकी बुक का या उसके सिलेबस का कंसेप्ट है उस पर बेस असाइनमेंट तैयार करना होता है, और जिन किताब डिफरेंट डिफरेंट किताबों के माध्यम से, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स के माध्यम से उस टॉपिक पर वो अधिक से अधिक नॉलेज गेन करने का प्रयास करता है। तो ये क्या होता है, असाइनमेंट होता है, इसको लिखता है बच्चा। असाइनमेंट को चेक करने के लिए कुछ इंडिकेटर है, वो बहुत जरूरी है, टीचर को जानने चाहिए कि जब भी आपका असाइनमेंट टीचर चेक करता है या आप किसी बच्चे का असाइनमेंट चेक करते हैं तो उनमें किन किन बातों को पॉइंट आउट करना चाहिए। पहला, विषय की समझ, योजना बनाना, यानी बच्चे ने असाइनमेंट को करने के लिए किस तरह से प्लानिंग की, प्लानिंग के मार्क्स। दूसरा, किए गए कार्य का परिवेश के साथ अंतर संबंध, यानी उसके एनवायरमेंट से, उसके आसपास के सराउंडिंग से उसका क्या संबंध है, जो काम कर रहा है वो उसके आसपास के सराउंडिंग से कुछ मैच करता है या नहीं करता है। दूसरा, कार्य की पूर्णता, काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। प्रस्तुतिकरण का तरीका, किस तरह से बच्चे ने टॉपिक को प्रेजेंट किया। देखा होगा आप लोगों ने क्लास में कोई भी टीचर एक तरीके से सब बच्चों को पढ़ाता है, और जब बच्चे उसके आंसर लिखते हैं, या सभी बच्चे एक ही किताब को पढ़ते हैं और आंसर लिखते समय हर बच्चा अपने अपने तरीके से उसे प्रेजेंट करने का प्रयास करता है। और लास्ट पॉइंट है इसका निष्कर्ष। तो ये 5 मेन इंडिकेटर हैं जब भी आप असाइनमेंट को इवेल्युएट करेंगे तब। नेक्स्ट आपका है एक सर्वे। ठीक है, सर्वे भी एक मेथड है कि बच्चों को हम इसके माध्यम से सोसाइटी से जोड़ने का प्रयास करते हैं। सर्वे जो होता है हमेशा ये इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों में करा सकता है, तो ग्रुप वर्क कराने के लिए सर्वे का बहुत ज्यादा अच्छा योगदान अपने आप में है, टीम वर्क को देखने के लिए। तो सर्वे हम किसी छोटे छोटे टॉपिक पर ऐसी समस्याओं पर बच्चों को दे देते हैं जो समस्या उनके रोजमर्रा की जिंदगी में होती है, या जो अपने आसपास के एनवायरमेंट में उसे देखने का प्रयास करते हैं। तो इस पर क्या होता है, इसको भी हम इवेल्युएट करने का प्रयास करते हैं। इसके भी कुछ इंडिकेटर हैं, जैसे इसमें भैया की प्लानिंग कैसे बनाई बच्चे ने। ठीक है, बच्चे का जो रियल वर्क है, जो काम किया है वो रियल है या बच्चे ने कॉपी पेस्ट कर, क्योंकि सर्वे में क्या होता है वो डेटा इकट्ठा करना होता है। कुछ लोगों की इंटरव्यू वगैरह कुछ लेने का प्रयास करते हैं, तो जो वास्तव में उसने वास्तविकता में वो काम किया है या केवल उसने कॉपी पेस्ट कर लिया है कहीं से, या किसी से कॉपी कर लिया है, फिर उसका प्रेजेंटेशन है और निष्कर्ष है। एक और मेथड है असेसमेंट का जो टीचर बहुत इस्तेमाल करता है क्लासरूम में, वो है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट सर्वे से थोड़ा सा आगे का वर्क है। प्रोजेक्ट सर्वे थोड़ा सा कम लेवल का है, उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो क्या है, प्रोजेक्ट बन जाएगा। इसमें सर्वे द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्ट कार्य में निष्कर्ष तक स्वयं खोजने का प्रयास किया जाता है। ये उद्देश्य पूर्ण गतिविधि होती है, इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, ये बिना उद्देश्य के कभी भी प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। उद्देश्य क्या होता है, जैसे प्रोजेक्ट कार्य के माध्यम से बच्चों की हायर ऑर्डर थिंकिंग, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप प्रोजेक्ट का काम बच्चों को जोड़ दें। जैसे कि अगर मैं आज क्लास में ये पढ़ा रहा हूं बच्चों के लिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करना मैं बच्चों को सिखा रहा हूं। क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उस थ्योरम को बहुत पहले से पढ़ चुके होते हैं और वो क्लास में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो अब क्या करें, हम उन बच्चों को क्लास में कैसे शामिल करें। तो उसके लिए क्या होता है कि हम एक प्रोजेक्ट दे देते हैं कि आप पाइथागोरस की जीवनी लिख के लाइए। तो अब बच्चा वो थोड़ा, जैसे कहा, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। आप एनसीईआरटी किताब को देखेंगे तो एनसीईआरटी ने अपनी जो किताब है मैथमेटिक्स की या साइंस की, उनके साथ उन्होंने एक एग्जाम्पलर नाम से किताब भी निकाली है, कि जो किताबें नॉर्मल किताब बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब बच्चे पढ़ेंगे, और जिन बच्चों का हाई ऑर्डर लेवल थिंकिंग है थोड़ी सी,
जो थोड़ा सा और अच्छे सवालों को हल कर सकते हैं, ऐसे फाउंडेशन कोर्स टाइप का एक कोर्स कहते हैं, तो उनके लिए किताबें अलग हैं। तो प्रोजेक्ट में इस तरह की होते हैं कुछ अलग से सवाल, जो उसी लेवल के सवाल होते हैं, मगर उनसे थोड़े से डिफरेंट लेवल के सवाल को हम उद्देश्य रखते हैं। प्रोजेक्ट का उद्देश्य होता है कि बच्चे स्वयं करके सीखें एंड सेल्फ लर्निंग बाय डूइंग करने का प्रयास करें। ग्रुप की प्रवृत्ति डेवलप हो, देखिए लीडरशिप डेवलप करना हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है हमारी, कि हम बच्चों में लीडरशिप की और ग्रुप में काम करना भी जरूरी है। हम लीडर भी बने और किसी अगर हमारा कोई लीडर है तो उसकी बात को हम सुने, तो ये वैल्यू डेवलप करना, तो ये प्रोजेक्ट का। और एक है आपका डिस्कवरी मेथड यानी खोज विधि। तो डिस्कवरी मेथड जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव, इससे ये पूरा होता है प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट को देते समय ध्यान रखें आपकी प्रोजेक्ट छोटा होना चाहिए, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, जो भी डाटा उसमें इकट्ठा हो, जो भी डाटा बच्चे को लेना हो बच्चे के परिवेश में होना चाहिए। ऐसा ना हो डेटा लेने के लिए उसको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है या उसके लेवल से बहुत ऊपर का है। कोशिश करें कि उसके पूर्व ज्ञान पर बेस होना चाहिए, क्लास के इक्विवेलेंट होना चाहिए, क्लास का लेवल है उसकी एज अप्रोप्रिएट ही प्रोजेक्ट देने का प्रयास करें। प्रोजेक्ट कभी सीधे किताब से ना दे दें, तो बच्चा किताब से अगर कोई प्रोजेक्ट दे देंगे तो बच्चा वहां से कॉपी पेस्ट कर लेगा, कुछ सीखने का कोई फायदा नहीं हुआ उसका। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि प्रोजेक्ट जब बच्चे को आप दें तो उसका ध्यान रखें आप। प्रोजेक्ट को जब हम इवेल्युएट करते हैं तो उसको कौन कौन से पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं वो हम जरूर यहाँ ध्यान दे सकते हैं एज ए टीचर। एक तो है कि प्लानिंग बनाना, कि बच्चे ने उसकी जो प्रोजेक्ट कर रहा था उसकी प्लानिंग किस किस तरह से बनाई, उसका ड्राफ्ट किस तरह से बनाया, उस ड्राफ्ट के बारे में किस तरह से, तो प्लानिंग के मार्क्स बच्चों को दे सकते हैं हम लोग। बच्चे द्वारा किया गया वास्तविक कार्य, यानी उस बच्चे ने रियल वर्क कितना किया है, वास्तविक जो दूसरे से कॉपी पेस्ट नहीं है, उसका ओरिजिनल वर्क कितना है उसका नंबर दे सकते हैं हम लोग ओरिजिनलिटी के। दूसरा प्रेजेंटेशन के नंबर दे सकते हैं, उसके बाद एनालिसिस निष्कर्ष के नंबर दे सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट वर्क है, बहुत इस्तेमाल किया जाता है प्रोजेक्ट। एक होता है आपका ओपन बुक एग्जाम। आजकल बहुत देखा आप लोगों ने, लॉकडाउन के टाइम में ओपन बुक एग्जाम पर बहुत चर्चा हुई, और शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी और कई यूनिवर्सिटियों ने ओपन बुक एग्जाम पर जोर दिया कि ऑनलाइन जितने एग्जाम होते हैं उनमें कोशिश जाते हैं कि ओपन बुक एग्जाम होंगे वो। तो ओपन बुक एग्जाम भी कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, ये भी असेसमेंट का एक तरीका है। और एक एग्जाम और जिसको मैं अपने बच्चों को आने का प्रयास करता हूँ वो ये है अक्सर कि आप बच्चों को कोई भी चैप्टर पढ़ने को दे दीजिए। जब वो बच्चा टीचर बनने जा रहा है तो उसके लिए बहुत जरूरी है ये एग्जाम, कि बच्चे को कोई भी एक चैप्टर पढ़ने को दे दीजिए और उस चैप्टर की 10 या 15 पेज का कोई हैंडआउट दे दीजिए, 4 से 5 पेज का या 7-8 पेज का जो भी हैंडआउट है उसे दे दीजिए आप, और कहिए कि इस हैंडआउट के बेस पर पढ़ने के बाद, समझने के बाद 10 क्वेश्चन बनाइए इसमें से। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम का एक तरीका है, टीचर अपने असिस्टेंट में इस्तेमाल करता है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है, ये एक टीचर के लिए बहुत जरूरी है जानना। और हम हमेशा ये सोचते हैं कि टीचर क्वेश्चन पेपर सेट करता है तो 2 मिनट में क्वेश्चन लिख देता है, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। और क्वेश्चन बनाना अपने आप में एक स्किल है। तो आप बच्चों को क्वेश्चन के आंसर ना लिखवा के कभी कभी बच्चों से आप क्वेश्चन लिखवाइए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाइए अपने आप, या कोई हैंडआउट दे दीजिए उसके लिए, हैंडआउट से आप 10 क्वेश्चन बनाइए, 5 क्वेश्चन बनाइए, 4 शॉर्ट आंसर टाइप बनाइए, 4 लॉन्ग आंसर टाइप बनाइए, और ऑब्जेक्टिव टाइप बनाइए, और कोई भी क्वेश्चन एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये हम बहुत अच्छे कर सकते हैं। ग्रुप वर्क दे सकते हैं बच्चों के लिए, ग्रुप डिस्कशन दे सकते हैं, लिखित कार्य बच्चों से करा सकते हैं हम लोग, राइटिंग्स करा सकते हैं बच्चों से। तो ये भी एक मूल्यांकन का एक तरीका है। एक स्व मूल्यांकन है आपका, सेल्फ असेसमेंट बच्चे अपना करें, ये बहुत जरूरी है कि बच्चे अपने आप को कितने नंबर देते हैं। पीयर असेसमेंट है। असेसमेंट कैसे होता है कि जब बच्चों को हम कोई इमला वगैरह कराते हैं, लिखवाते हैं कि बच्चे को हमने नोट कराया कुछ ओरल, और नोट करने के बाद हम उसमें स्पेलिंग मिस्टेक, लैंग्वेज वाले टीचर्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं सेल्फ असेसमेंट का, कि फिर वो स्पेलिंग मिस्टेक को आप देखते हैं कि आप क्या करिए, अपनी स्पेलिंग मिस्टेक क्या क्या है। या टीचर कभी कभी ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है उसके सही क्वेश्चन, सही आंसर, और उससे आप मैच करते हैं। तो क्या है, सेल्फ असेसमेंट है कि आप कितना सही से आपने काम किया, कितना सही से नहीं किया। या आप कहते हैं कि एक सीरीज में लगाइए और सीन लगाइए कि बताइए कि, तो सीरीज में लगाने के बाद क्या होता है कि आप लगाइए कि जैसे 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या 2465 से 2465 है, इससे सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी 4 अक्षरों से। इस तरह की संख्याओं क्वेश्चनों को हम करके बच्चों को देते हैं, और बच्चे उसका आंसर अपनी कॉपी में लिखते हैं, और कॉपी में लिखने के बाद हम सही आंसर जो है वो ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, और उसके बाद बच्चा उससे चेक करता है अपने आप में। तो सेल्फ असेसमेंट यानी खुद भी अपने आप सेल्फ असेसमेंट।
ये बहुत जरूरी चीज है, सेल्फ असेसमेंट बच्चे कर पाए अपना अपने आप, क्योंकि नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी यही बात करने की कोशिश की है। तो ये कुछ और मेथड है। एक और है आपका क्वेश्चन, वो है, एक होता है आपका अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट बहुत मायने रखता है, टीचर को बनाना आना चाहिए, और एक असेसमेंट का बहुत अच्छा टूल है अपने आप में है। और एक ये सबमेटिव फॉर्मेटिव दोनों में काम किया जाता है। सबमेटिव में तो कम, सबमेटिव में ज्यादा काम किया जाता है, फॉर्मेटिव में कम काम करता है। जब आप एंड टर्म एग्जाम देते हैं तब आपको अचीवमेंट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं आप। तो अचीवमेंट टेस्ट किस तरह से काम करता है, कैसे बनाया जाता है, इस पर एक अलग से एक लेक्चर हो सकता है। तो अचीवमेंट टेस्ट पर हम आगे बात करने का प्रयास करेंगे। और अब जो कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं कि जब भी हम बच्चे का असेसमेंट कर रहे हो, जब भी बच्चे का हम असेसमेंट कर रहे हैं, तो एक टीचर को यह ध्यान रखना चाहिए कि असेसमेंट जो है को बच्चे को पास और फेल करने के लिए नहीं है। हमेशा मूल्यांकन और असेसमेंट हो ये पता लगाने के लिए होता है कि अध्यापक के द्वारा सिखाया हुआ बच्चे की समझ में कितना आया। अगर नहीं आया तो उसका जितनी जल्दी पता लगे, उन कमियों का जितना जल्दी पता लग जाएगा, तो उनको हल करने में उतनी आसानी होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि जो आपका इवेल्युएशन है या असेसमेंट है, वो समय समय पर नहीं होना, समय समय पर और कंटिन्यूअस रूप में होता रहना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म नहीं है कि साल में एक बार कर लिया इवेल्युएशन बच्चे का और हमने उसे पास और फेल कर दिया, नहीं। असेसमेंट के लिए कोई अलग से कोई परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। क्लासरूम का एक अलग एनवायरनमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। उसी दौरान जब टीचर पढ़ा रहा होता है तभी बच्चों को असिस्ट करता रहे। कुछ बच्चे सामने बोलने से हमेशा झिझकते हैं, क्लासरूम में बोलने से, तो अध्यापक को इतना जरूर करना चाहिए कि उन बच्चों से जब वो बच्चा अकेले में बात करना चाहता है तो उसे स्पेस देने का प्रयास करें, और उसे अकेले में अगर वो बच्चा बात करना चाहता है तो उसे हम उसकी प्रॉब्लम को समझें और उसकी प्रॉब्लम के आधार पर उसका असेसमेंट करने का प्रयास करें। तो जो बच्चा जिस लेवल तक जानता है उसे उस तरह से और उस हायर लेवल तक उसे लाने का प्रयास करें। छोटे छोटे जो आपके बच्चे के प्रति जो पॉजिटिवनेस है वो बच्चे को बहुत आगे बढ़ा सकती है। अगर बच्चा, देखिए सबसे पहला जो काम है कि बच्चे को टीचर और स्टूडेंट का संबंध है वो अगर पॉजिटिव होगा तो लर्निंग ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगी। सबसे पहले बच्चा टीचर को जानने का प्रयास करता है। अगर वो टीचर को जान जाता है, टीचर से उसे लगाव हो जाता है, तो उसके पढ़ाने के मेथड से, उसके सिखाने के तरीकों से भी वो उसी तरह से लगाव होना शुरू हो जाएगा। अगर टीचर से स्टूडेंट नफरत करना शुरू कर देगा तो उसकी पढ़ाई हुई कोई भी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तो शिक्षक को चाहिए कि क्लासरूम में इस तरह का एनवायरनमेंट पैदा करे जिससे बच्चा सीखने के लिए तैयार हो। तो ये बहुत जरूरी है। अगली जो बात बहुत जरूरी है वो है कि अध्यापक को चाहिए कि असेसमेंट करते समय अपने ज्ञान का टेस्टिंग बच्चों पर ना करे। यानी जो सिखाया गया है और जिस तरह से बच्चा सीखा है उसी तरीके से क्वेश्चन को पुटअप करने का प्रयास करें। हमेशा हम देखते हैं कि हम लोग कभी भी वाइवा हो, इंटरव्यू हो, कभी बच्चे से आकर वो क्वेश्चन पूछने का प्रयास करते हैं जिसके आंसर हमें पता होता है। जिसका हमें आंसर नहीं पता होता उसके बारे में हम कभी बच्चों से बात ही नहीं करते। तो हम बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंस को नहीं ध्यान रखते, बच्चों की नॉलेज को हम सामने निकालने का प्रयास नहीं करते, पर अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का प्रयास करते हैं। जिस चीज में मैं बहुत माहिर हूं मैं उसी बारे में बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये ध्यान रखें कि जो भी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, जो बच्चे को सिखाया जा रहा है, उसी को ही केंद्र में रखते हुए बच्चे का मूल्यांकन करने का प्रयास किया जाए। और जब सिखाया जा रहा है तभी मूल्यांकन किया जाए। सरकार ने हमेशा इस पर जोर दिया है कि भाई तभी, और सरकार हमेशा ही कहती है नहीं अभी असिस्टेंट जो है वो 2 महीने में अपने 2 चैप्टर पढ़े उसके बाद खत्म करिए, नो टेंशन। जब हम लोग जब उस समय हाई स्कूल या इंटर किए थे उस समय 9th और 10th का इवेल्युएशन एक बार होता था। अगर हम 9th में कितने अच्छे नंबर से पास हो गए, 10th के हाफ ईयरली में बहुत अच्छे से एग्जाम में पास हो गए, मगर बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए तो हम 2 साल का हमारा पूरा बंटाढार कर दिया। तो देखा होगा नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने इस पर बहुत ध्यान देने का प्रयास किया है कि 3 साल की अगर आप डिग्री, मैं बिल्कुल इस सरकार का इस बात के लिए बहुत धन्यवाद करूंगा। हम सबको ये धन्यवाद मानना चाहिए कि उन्होंने असेसमेंट या इवैल्यूएशन प्रोसेस को बहुत सही करने का इस पॉलिसी ने काम किया है कि अगर कोई भी बच्चा 3 साल के कोर्स में एडमिशन लेता है और 1 साल अगर करने के बाद वो अपनी डिग्री को छोड़ देता है तो अब तक जो हमारी साल खराब हो जाती थी अब वो खराब बिल्कुल नहीं होगी। हमें एक सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा उसका हमें। तो असेसमेंट के बेस पर हम ये नहीं कि एक 3 साल के कोर्स का असेसमेंट फाइनल में होगा, जैसा होता है कि आप फर्स्ट ईयर पास कर लें, आप सेकंड ईयर पास कर लें,
यानी 5 सेमेस्टर पास कर लें और छठे सेमेस्टर को आप छोड़ दें और घर बेचारे को दिक्कत हो जाए, कोई एक्सीडेंट आपके दुर्घटना घटे आपके साथ, कोई प्रॉब्लम हो जाए और आप वो 6 सेमेस्टर पास नहीं कर पाए, उसके पेपर नहीं दे पाए, तो यू आर नॉट ग्रेजुएट, यू आर ओनली 12th पास, यानी केवल 12वीं पास किया है आपने, यानी आपका 2.5 साल खराब। मगर इस सरकार का, इस शिक्षा नीति का आपको ये एहसान मंद होना चाहिए कि हमारे विशेषज्ञों का हमें बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि उन्होंने हमारी 1 साल को भी कोई ना कोई वेटेज देने का प्रयास किया। और 1 साल का अगर मैं कोर्स करता हूं तो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, और 2 साल का कोर्स करता हूं तो मुझे डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल का कोर्स करता हूं तो मुझे डिग्री मिलेगी, और 4 साल का वो कोर्स पूरा करता हूं तो मैं ऑनर्स कहलाऊंगा, और जिसके बेस पर मेरा एमए में मास्टर में 1 साल कम हो जाएगा। तो देखिए, और ये दिक्कतें उन समाज के साथ ज्यादा थी जो समाज के वंचित वर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं। अक्सर हमारे समाज में लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है, 12वीं पास करते लड़की शादी कर दी, या वो बीए फर्स्ट ईयर में बेचारी एग्जाम दे रही थी, सॉरी बेचारी वर्ड का मतलब उस तरह से नहीं है, उससे अंतर ना लें आप लोग, कि वो फर्स्ट ईयर में उसकी शादी हो जाती है, तो बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम तो दे के चली गई वो। अब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में उसके ससुराल वाले नहीं चाहते कि वो पढ़े। अब वो जिंदगी भर यही कहती है अपने बच्चों से कि मैं केवल 12वीं पास हूं, यानी 1 साल का उसका मेहनत बिल्कुल जीरो, उसका कोई सर्टिफिकेट पास नहीं है, और है तो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो ये इवैल्यूएशन में बहुत जरूरी है कि जब भी आप बच्चे को असेस कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई अचीवमेंट कार्ड, जब से बोलते हैं कोई सर्टिफिकेट, इस तरह की चीजें बच्चों को देखिए, ट्रॉफी या जो प्रोत्साहन होता है वो बहुत मायने रखता है बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। ट्रॉफी का कोई वैल्यू नहीं होती, क्लैपिंग की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर कोई बच्चा सही आंसर देता है तो क्लासरूम में टीचर का ये दायित्व है कि उसके लिए वो मोटिवेशनल वर्ड का इस्तेमाल करे, और इसका ध्यान रखे कि किस बच्चे को कौन सा मोटिवेशनल वर्ड देना है। यानी सभी को गुड गुड करते जाएंगे तो गुड की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो उस तरह से आपको ये एज ए टीचर आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, क्लासरूम असेसमेंट। टीचर जो भी पेपर सेट कर रहा है उसको 1 या 2 बार कम से कम दूसरे उसी लेवल के बच्चों पर जरूर अप्लाई कर ले, या अपने साथियों को जरूर दिखा ले, अपने सीनियर्स को जरूर दिखा ले। तो सीनियर्स की रेस्पेक्ट करना, ये सब करना, वो तो एक सही बात है, मगर कभी भी किसी का आप फ्यूचर तय करने जा रहे हैं, किसी को उसके मोटिवेशन से बहुत लाभ होने वाला है, उसके दूसरे कोई बच्चा बहुत हानि होने वाली है, तो जब भी बच्चों को कोई भी टेस्ट पेपर आप बनाते हैं, कोई भी टेस्ट, इसको हम रिसर्च की भाषा में जाएंगे तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी करने का प्रयास करते हैं, मगर टीचर मेड टेस्टों में ये सब बनाने का प्रयास हम नहीं करते हैं। ठीक है, इसका इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसकी रिलायबिलिटी निकालेंगे कि वैलिडिटी निकालेंगे, मगर हमारे साथ हमारे साथी हैं, अपने साथियों को एक बार उस टेस्ट पेपर को दिखा लें, तो ये जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कुछ इस तरह की कोई मिस्टेक है, वो गलती उसमें से निकल जाए। एक ही तरह के रिपीटेशन के तरह के इवैल्यूएशन से या असेसमेंट से आप बचने का प्रयास करें। एक तरह का टेस्ट बस, जैसे देखा हुआ 2 टेस्ट है 2 असाइनमेंट है, वेरी गुड, 2 टेस्ट लिया टीचर ने बैठाया। असेसमेंट में वैरायटी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को हमें मशीन नहीं बनाना है। जब असाइनमेंट देते हैं तो बच्चे असाइनमेंट बनाते समय, जामिया में हमारे यहाँ एक असाइनमेंट 2 असाइनमेंट बच्चों को सबमिट करने होते हैं, तो अक्सर बच्चे पहला असाइनमेंट बनाने में इतना पसीना आता है उनके लिए, बहुत ज्यादा पसीना आता है, बेचारे बहुत डरते हैं, नए नए आते हैं तब। और उसके बाद देखा होगा साल के अंत में आते हैं तो वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उनका 2 दिन में असाइनमेंट बन जाता है, क्योंकि आप जब एक ही तरह का काम करेंगे, एक ही तरह से बच्चों को कोशिश करेंगे, तो बच्चा भी उसमें इतना मास्टर हो जाता है, कॉपी करना। तो इसलिए अपने असेसमेंट के तरीके को आपको बार बार बदलना होगा, बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा रियल लाइफ में जाएगा, रियल सिचुएशन में जाएगा, समाज में जाएगा, तो उसका असेसमेंट एक तरीके से नहीं होगा, वहां अलग तरह से होगा। ठीक है, और हर कदम पर होगा। तो असेसमेंट की मेथड को, तरीकों को टीचर को बदलना होगा। एक बात को हम ध्यान रख के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। 2 वर्ड हैं हमारे समाज में, इसको एक शिक्षक होने के नाते हमें जरूर पता होना चाहिए। एक होता है परीक्षा और एक होता है आपका असेसमेंट या इवैल्यूएशन। परीक्षा और असेसमेंट को आपको अलग अलग तरीके से देखना होगा। मेरे गुरुजी रहे हैं प्रोफेसर हरकेश बीएचयू से, वो हमेशा कहते हैं कि परीक्षा का जो मतलब होता है वो होता है परिधन इच्छा, जो दूसरे की इच्छा हो। तो परीक्षा में अक्सर उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, जो अध्यापक के विवेक पर निर्भर करते हैं, उसकी इच्छा है वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो परीक्षा पास करना हर बच्चा उसको नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए जो वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं, एक तो 2 वर्ड है, परीक्षा मतलब दूसरे की इच्छा पर आधारित, तो परीक्षा एक अलग कंसेप्ट है, और इवेल्युएशन जो वर्ड है वो अलग कंसेप्ट है। इवेल्युएशन वर्ड या दूसरी तरह से और हम विचार करें, एक होता है परीक्षा, एक होता है कंपटीशन।
जो इवैल्यूएशन और कंपटीशन, क्लासरूम में कंपटीशन नहीं होता है। क्लासरूम में क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन में बच्चे के लेवल को पता लगाते हैं। कंपटीशन में क्या होता है कि बच्चों को फिल्टर करते हैं। आपने देखा होगा कि जो वैकेंसी निकलती हैं, अगर 1000 वैकेंसी है और 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, तो उसका जो एग्जाम होता है, जो उनकी परीक्षा होती है, उसमें हम बच्चों को फिल्टर करने का प्रयास करते हैं कि कितने बच्चों को सिस्टम से बाहर कर पाए। और हम लेवल लाएंगे कहाँ, 1 लाख वैकेंसी है तो 1 लाख तक ही हम बच्चों को सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे अगले जो जितने बच्चे हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से रोकने का प्रयास करते हैं। मैं क्लासरूम असेसमेंट, क्लासरूम इवैल्यूएशन, क्लासरूम एग्जामिनेशन जो होता है, उसमें सभी बच्चे पास हो सकते हैं। सभी बच्चों को पास करना होता है। इसलिए आप इग्नू के जब भी आप पैटर्न को कभी फॉलो करें, तो इग्नू शायद 7 पॉइंट स्केल को मायने करता है। ए ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई 5 पॉइंट स्केल का है। तो ए को लास्ट वाला ई है, उसको फेल मानते हैं। डी उनके यहाँ बहुत मायने रखता है अपने आप में। डी भी बच्चा क्या है, सीख रहा है, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि लेवल तय होता है। और एबीसीडी या जो मार्क्स वाला सिस्टम है, उसको हम मेजरमेंट लेवल बोलते हैं। मेजरमेंट जो होता है वो 4 तरह का होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशनल और इंटरवल। उस पर हम, वो टॉपिक आज का नहीं है। तो ये ध्यान रखें कि बच्चों को हमें यहाँ पास करना होता है। पास करना मतलब नहीं उसे डिग्री दे दी हमने, नहीं। बच्चा कितना जानता है वो पता लगाना। नहीं जानता है तो प्लीज जल्दी पता लगाओ, उसे सिखाओ। नहीं, सिखाने के अनगिनत तरीके हैं, अनगिनत मेथड है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि शिक्षक अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके बच्चों के कौशल को डेवलप करे और बच्चों को टाइम टाइम पर असिस्ट करे, जिससे कि इवेल्युएशन के प्रोसेस में बहुत देर ना हो जाए, और अपने टीचिंग लर्निंग मेथड को इंप्रूव करता रहे, बच्चों से तारतम्य बना के रखे, बच्चों के सीखने के लेवल को पता करता रहे। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मधुमेह फाउंडेशन का एक बार फिर धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार कि आपने मेरे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।